क्लैट आप लोगों से न्यूज़ नहीं पूछता, वो न्यूज़ का एनालिसिस पूछता है। तो आज ईरान, यूएस, इजराइल के इशू को हम लोग क्लैट के नज़रिए से देखेंगे कि किस तरीके से हमें उसको एनालाइज करना है, क्योंकि क्लैट में आपका थिंकिंग प्रोसेस टेस्ट किया जाएगा कि आप उस न्यूज़ को किस तरीके से एनालाइज कर पा रहे हैं। एनालिसिस के लिए सबसे ज़रूरी है कि हमें उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड पता होना चाहिए। अगर हम इस कन्फ्लिक्ट के बैकग्राउंड में जाएं तो सबसे पहले ये कन्फ्लिक्ट शुरू होता है इस्लामिक रिवॉल्यूशन ऑफ 1979। ईरान के अंदर इस्लामिक रिवॉल्यूशन आता है और वहाँ से मोनार्की को उखाड़ के फेंक देते हैं। वहाँ का मोनार्क कौन था? मोहम्मद रज़ा पहलवी। मोहम्मद रज़ा पहलवी के जाने के बाद इस्लामिक रिवॉल्यूशन वहाँ पर एक इस्लामिक स्टेट को इस्टेब्लिश करता है और एक थियोक्रेटिक कंट्री बन जाता है ईरान। ईरान थियोक्रेटिक कंट्री बनने के साथ वहाँ का सुप्रीम लीडर बनता है रोहिल्ला खमैनी। और रोहिल्ला खमैनी 1989 में उसकी डेथ के बाद, रोहिल्ला खमैनी की डेथ के बाद 1989 में आयतुल्ला खमैनी, जिसकी अभी अमेरिका ने जिसको अभी असैसिनेट किया, वो वहाँ का सुप्रीम लीडर बन जाता है। राष्ट्रपति नहीं कहेंगे, वहाँ का सुप्रीम लीडर बन जाता है ईरान का। ठीक है, तो इसी बैकग्राउंड के साथ हम लोग थोड़ा थोड़ा और देखते हैं कि 2002-2003 में, अच्छा एक न्यूक्लियर एंगल भी है इस कन्फ्लिक्ट का कि न्यूक्लियर डील हुई या नहीं हुई, न्यूक्लियर डील किस तरीके से प्रोग्रेस कर रही थी। तो 2002-2003 के अंदर ईरान अपने नेटेंज और अराक दुनिया के सामने रखता है। नेटेंज और अराक क्या है? ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी। दुनिया शॉक में आ जाती है, दुनिया शॉक में आ जाती है और दुनिया भर से, यानी कि जितने भी यूएनएससी हो गए, यूरोपियन यूनियन हो गया, यूएसए हो गया, जितना भी वेस्ट वर्ल्ड है, वेस्ट वर्ल्ड ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाने शुरू कर देता है। 2006 में यूएनएससी आर्म्स एम्बार्गो लगा देता है, उसके साथ में एसेट्स फ्रीज कर देता है, उसके साथ में न्यूक्लियर मटेरियल के ट्रेड के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा देता है ईरान के साथ। ठीक है, और यूएस, यूरोप ये क्या करते हैं? ईरान को पेमेंट सिस्टम से ही बाहर कर देते हैं, स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से बाहर कर देते हैं, उसके ऑयल एक्सपोर्ट के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, इवन जो उनसे ऑयल इंपोर्ट कर रहा है उसके ऊपर भी वो सैंक्शंस लगाते हैं ताकि और ज़्यादा प्रेशर बने ईरान के ऊपर। फिर 2015 में यूएस और ईरान साथ में P5 कंट्रीज प्लस जर्मनी, ये 7 कंट्रीज मिलके एक एग्रीमेंट करते हैं जिसको कहा जाता है JCPOA। JCPOA क्या है? जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। इसके अंदर ये कहा जाता है कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ पीसफुल पर्पस के लिए रखेगा, उसको मिलिटरीली डेवलप नहीं कर सकता ईरान। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि 2017 में यूएसए एक एक्ट पास करता है जिसको बोलते हैं काटसा। काटसा क्या था? काउंटरिंग एडवर्सरीज ऑफ अमेरिकाज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। ठीक है, अब क्या करेंगे? जो अमेरिका के एडवर्सरीज हैं, जो अमेरिका के अगेंस्ट हैं, उनके ऊपर सैंक्शंस लगाएंगे और जो उनके साथ ट्रेड करेगा उसके ऊपर भी सैंक्शंस लगाएंगे। तो 2017 में अमेरिका ने 3 कंट्रीज को आइडेंटिफाई किया, नॉर्थ कोरिया, रशिया और ईरान, एज अमेरिकाज एडवर्सरीज, और इनके ऊपर सैंक्शंस लगाने शुरू कर दिए। फिर 2018 में डोनाल्ड ट्रंप वहाँ के राष्ट्रपति बनते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के साथ ही वो JCPOA से विड्रॉ कर लेते हैं। JCPOA से जैसे ही विड्रॉ करते हैं तो ईरान के ऊपर सैंक्शंस दोबारा से लगने शुरू हो जाते हैं। ईरान के ऊपर दोबारा से सैंक्शंस लगते हैं, लेकिन ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद नहीं करता। IAEA यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ये क्या है? IAEA एक तरीके से वॉच डॉग का काम करता है। ये देखता है कि दुनिया में किस कंट्री का न्यूक्लियर प्रोग्राम किस दिशा में चल रहा है। अभी 2025 में, जून 2025 में अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला किया था। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर उनके न्यूक्लियर ठिकानों को उड़ा दिया था, है ना? तो वो किस लिए उड़ाया था? क्योंकि IAEA की रिपोर्ट थी कि ईरान जो है, ईरान अपने यूरेनियम को 60% एनरिच कर चुका है और 85% एनरिच होते ही फिर वो
मिलिट्री यूज के लिए न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल कर पाएगा। ये देखते हुए अमेरिका और इजराइल ने क्या किया, ईरान के ऊपर हमला कर दिया जून 2025 में। उसके बाद 2026 में अभी टॉक्स चली, बहुत ज़्यादा नेगोशिएशंस चले। नेगोशिएशंस भी कैसे चले कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पास यूएस ने अपना बेड़ा लाके खड़ा कर दिया और फिर टॉक्स हुई। तो ये एक तरीके से कोअर्सिव टॉक्स चली यूएस और ईरान के बीच में, और टॉक्स जो कि कोअर्सिव होंगी वो कभी भी सही नतीजे तक नहीं पहुंचती। तो उसका नतीजा क्या निकला, यूएस ने फाइनली ईरान के ऊपर हमला कर दिया, आयतुल्लाह खमैनी मारा गया, और आयतुल्लाह खमैनी के मारे जाने के बाद ईरान ने आसपास के देशों के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। एज ऑफ नाउ जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो न्यूज़ ये है कि ईरान ने इवन जेरूसलम के ऊपर हमला कर दिया, नॉर्थ इजराइल के ऊपर हमला कर दिया, बहरीन के ऊपर तो कल ही कर दिया था, उसके अलावा सऊदी अरेबिया, कतर के ऊपर भी हमला कर दिया, है ना। तो अब इन सब चीज़ों को हम दूसरे एंगल से देखते हैं कि इसका इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है इसके लिए, क्या ये हमला करना सही है या नहीं। सबसे पहले एक कंसेप्ट आता है स्टेट सोवरेनिटी का। तो ईरान भी एक स्टेट है और उसकी खुद की सोवरेनिटी है। ईरान का सोवरेनिटी का कंसेप्ट ये कहता है कि मैं अपने लिए स्वयं डिसीजन लूँगा। ईरान का सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमैनी ईरान के लोगों के ऊपर जो अत्याचार कर रहा था, या वहाँ का जो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस था, एक इकोनॉमिक डिस्ट्रेस कैसा था कि वहाँ की करेंसी की वैल्यू बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। वहाँ की करेंसी की वैल्यू क्या हो गई थी कि वहाँ की करेंसी आप इतनी सारी लेकर जाओ तोल के भाव, और वहाँ से ब्रेड लेके आओ दुकान से, तो तोल के भाव जब करेंसी जाने लगे तो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। लेकिन सोवरेनिटी, स्टेट सोवरेनिटी मेंटेन रखनी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर स्टेट सोवरेनिटी को इन्फ्रिंज करते हुए अमेरिका ने क्या किया, यूएसए ने क्या किया, ईरान के ऊपर अटैक किया। सेल्फ डिफेंस, यूएन चार्टर का आर्टिकल 15 कहता है कि सेल्फ डिफेंस में ही आप किसी के ऊपर हमला कर सकते हैं। सेल्फ डिफेंस कैसा होना चाहिए, सेल्फ डिफेंस हमेशा प्रोपोर्शनेट होना चाहिए, हमेशा कभी भी सेल्फ डिफेंस में पहले हमला नहीं किया जाता। सेल्फ डिफेंस में हमेशा सेकंड अटैक होता है, ठीक है। जब आपके ऊपर कोई अटैक करेगा तभी आपके सेल्फ डिफेंस का अधिकार आपके पास आएगा। और कैसा आएगा कि आपको प्रोपोर्शनली उसके ऊपर अटैक करना है। ये नहीं कि किसी ने आपके ऊपर एक गोली चलाई और आप उसके ऊपर न्यूक्लियर बम फोड़ दो। ये सेल्फ डिफेंस नहीं कहता। सेल्फ डिफेंस ये भी नहीं कहता कि आपके देश से 5000 किलोमीटर, 4000 किलोमीटर दूर, बल्कि 8-9 हज़ार किलोमीटर दूर कोई देश अगर कुछ तैयारी कर रहा है, अपनी न्यूक्लियर पावर बना रहा है या अपने बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा है, तो उसके ऊपर आप हमला कर दो। तो ये भी प्रोपोर्शनलिटी के सिद्धांत के बाहर है। तो प्रोपोर्शनलिटी प्रिंसिपल हो गया। एनपीटी ऑब्लिगेशन एंड आईएईए मॉनिटरिंग, यहाँ पर ये भी इन्वॉल्व है। एनपीटी यानी कि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। अब ईरान, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ईरान इज अ सिग्नेटरी ऑफ नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, और आईएईए की मॉनिटरिंग उसने खुद ही एक्सेप्ट की थी। आईएईए के लोग ईरान के अंदर बैठ के मॉनिटर करते हैं कि कहीं ये न्यूक्लियर पावर से न्यूक्लियर बॉम्ब तो नहीं बना रहे, है ना, सिर्फ पीसफुल उसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं ना। अब इसका जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या होगा, ठीक है। हमने देखा बैकग्राउंड, हमने देखा इमीडिएट ट्रिगर, हमने देखा उसका इंटरनेशनल लॉ का क्या एंगल है, और जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट उसका लॉन्ग टर्म में क्या होने वाला है। अब हम ये देखेंगे ऑयल प्राइसेस। देखो मैंने आप लोगों को बताया था ना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो है वहां से दुनिया का लगभग 22% पेट्रोलियम और लगभग 30% नेचुरल गैस का ट्रेड होता है। अभी आयतुल्लाह खमैनी के मारे जाने के बाद आज यानी कि मंडे को जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को चोक कर दिया गया है ईरान के द्वारा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के चोक होने का क्या मतलब है कि इतना नेचुरल गैस और पेट्रोलियम का सप्लाई घट जाना। जब किसी चीज़ की सप्लाई घट जाती है,
इकोनॉमिक्स का सिंपल सा नियम है, कहता है कि प्राइजेस बढ़ जाएंगे। तो प्राइजेस बढ़ेंगे, ये इमीडिएट इफेक्ट होने वाला है किसका? इस वॉर का। दूसरा क्या है? शिफ्ट इन रीजनल अलायंसेस। आप लोग देखिए कि यूएस इस रीजन के अंदर, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो कतर हो, चाहे वो बहरीन हो, इजराइल हो, इन सबको प्रोटेक्शन देता है एक तरीके से। अभी लास्ट ईयर 2025 जून में इजराइल ने बहरीन के ऊपर हमला कर दिया था, विच इज अ यूएस अलाई, और यूएस कुछ नहीं कर पाया इजराइल के अगेंस्ट। ठीक है, तो यहां से भी एक सिक्योरिटी कंसर्न खड़ा होता है किसके लिए? सऊदी अरेबिया और बाकी के एलाइज के लिए। तो सऊदी अरेबिया ने लास्ट ईयर पाकिस्तान के साथ एक डील करी, डिफेंस पैक्ट किया, जिसमें यह कहा गया कि अटैक ऑन वन इज अटैक ऑन बोथ। तो अटैक ऑन बोथ तो फिर दोनों मिलकर लड़ेंगे, ये डील हुई। यूएस चाइना रशिया स्ट्रेटेजी है ना। अब इनकी स्ट्रेटेजी में भी रीपोजिशनिंग संभव है। अब ये हमें अगले 48 घंटे बहुत ही क्रूशियल हैं और बहुत ही कीनली वॉच करने पड़ेंगे ये समझने के लिए कि चाइना और रशिया क्या इसमें सिर्फ बयान देते रहेंगे, क्या इसमें सिर्फ इंटेल देते रहेंगे, क्योंकि इंटेल तो मिल रहा है। ईरान अगर हमला कर पा रहा है, ईरान अगर प्रिसिजन स्ट्राइक कर पा रहा है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, हालांकि ये ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि चाइना उसको रियल टाइम इंफॉर्मेशन दे रहा हो अपने सैटेलाइट से। जैसे ऑपरेशन सिंदूर के समय चाइना ने पाकिस्तान को इंफॉर्मेशन दी थी, उसी तरीके से। ठीक है, न्यूक्लियर नेगोशिएशन एंड नॉन प्रोलिफरेशन कंसर्न्स, एक ये भी बहुत बड़ा कंसर्न है कि क्या अब ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद कर देगा, स्टॉल कर देगा, या वो एक और बहाने की तरह इस्तेमाल करेगा इस इवेंट को कि यूएस ने हमारे ऊपर हमला कर दिया, नाउ इट इज कंपल्सरी फॉर अस टू हैव अ डेटरेंस अगेंस्ट इजराइल एंड यूएस, सो वी हैव टू डेवलप न्यूक्लियर पावर। तो ये भी एक एंगल है, ऐसा भी हो सकता है, और इसको हमें कीनली ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ग्लोबल स्टेबिलिटी एंड एस्केलेशन रिस्क, ग्लोबल स्टेबिलिटी के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है ना, क्योंकि इसके अंदर अगर रशिया, चाइना, इंडिया और पावर्स इन्वॉल्व हो जाती हैं तो दिस कैन लीड टू अ वेरी मेजर वॉर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि क्लैट में एक्चुअल पैसेज किस तरीके से आएगा, किस तरीके से हमें उसे डील करना है और किस तरीके से हमें उसको सॉल्व करना है। तो पहले पैसेज पढ़ेंगे, ठीक है, आप लोग भी साथ में पढ़िए, और फिर उसके बाद क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप लोग भी मेरे साथ साथ रीड कीजिए। द राइवलरी बिटवीन ईरान एंड इजराइल traces its roots to the aftermath of 1979 Iranian Revolution, which replaced a pro-Western monarchy with a theocratic regime that viewed Israel as illegitimate। ठीक है ना, ये बात समझ में आई कि 1979 के ईरानियन रिवॉल्यूशन के बाद क्या हुआ, वहां की मोनार्की खत्म हो गई, मोनार्की खत्म हो गई और थियोक्रेटिक रिजीम आया, जिसने क्या करा, इजराइल को इलेजिटिमेट, इजराइल वहां पर होना ही नहीं चाहिए, इस तरीके से देखा। ईरान सॉट टू एक्सपैंड इट्स रीजनल इन्फ्लुएंस थ्रू अलायंसेस विद नॉन स्टेट एक्टर्स, नॉन स्टेट एक्टर्स के साथ, जैसे कि हिजबुल्ला इन लेबनान, उसके अलावा हाउथी रिबेल्स यमन के अंदर, उसके अलावा हमास गाजा के अंदर। तो ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जिनको बैकिंग कौन करता है, जिनको सपोर्ट कौन करता है, ईरान करता है। ठीक है, तो अदर ग्रुप्स इन सीरिया एंड इराक। दिस स्ट्रेटेजी अलाउड ईरान टू प्रोजेक्ट पावर विदाउट एंगेजिंग इन डायरेक्ट कन्वेंशनल वॉर। डायरेक्टली कन्वेंशनल वॉर में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन इजराइल को, सऊदी को, सबको परेशान करता रहता है। कैसे? यमन को परेशान करता है। कैसे? प्रॉक्सी वॉर के थ्रू। प्रॉक्सी वॉर यानी कि डायरेक्टली टेररिस्ट ग्रुप्स क्रिएट किए गए, हिजबुल्ला, हमास, हाउथी, ताकि वो अपनी पावर को इस रीजन के अंदर बनाए रख सके। इजराइल परसीविंग दिस एज एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट। अब इजराइल के थ्रेट तो है ही, क्योंकि हिजबुल्ला मतलब बेसिकली हमास जो है, हमास इजराइल के ऊपर हमला करता रहता है। अभी जो इजराइल और गाजा का कन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसमें भी पहले
जो हमला किया गया था वो हमास के द्वारा ही किया गया था, उसके बारे में भी हम लोग किसी दिन बात करेंगे। लेकिन अभी टॉपिक क्या है, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट, एडॉप्टेड अ पॉलिसी ऑफ प्रीएम्प्टिव एंड रिटेलिएटरी स्ट्राइक टारगेटिंग इरानियन एसेट्स एंड एलाइड मिलिटियाज इन नेबरिंग रीजन। तो एलाइड मिलिटियाज कौन है, ये हिजबुल्लाह, हमास, हाउथी, ठीक है। A significant turning point occurred when with the 2015 nuclear agreement JCPOA, under which Iran agreed to restrict its nuclear activities in exchange for sanction relief. However, the United States withdrawal from the deal in 2018 and the reimposition of sanctions increased economic pressure on Iran, deepening mistrust and intensifying रीजनल इनस्टेबिलिटी। तो वहां पे अभी जो रीजनल इनस्टेबिलिटी है, ये आर्टिकल क्या कह रहा है, ये पैसेज क्या कह रहा है कि वहां पे अभी जो रीजनल इनस्टेबिलिटी है वो क्यों है, वो इंटेंसिफाइड क्यों हुई, क्योंकि मिसट्रस्ट बढ़ा। मिसट्रस्ट क्यों बढ़ा, क्योंकि 2018 में JCPOA से यूएसए ने विड्रॉ कर लिया। Recent escalation, including direct strikes and retaliatory responses, have raised fear of a broader regional war. Beyond immediate military consequences, such conflict risks disrupting global oil market, altering regional alliances, and inviting involvement from major powers such as United States and Russia. United States is already involved, Russia and China यहाँ पर कहना ज़्यादा सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं ये कि बियॉन्ड इमीडिएट मिलिट्री कॉन्सिक्वेंस, अभी जो इमीडिएट कॉन्सिक्वेंस है उसके बियॉन्ड सच कॉन्फ्लिक्ट रिस्क डिसरप्टिंग ऑयल मार्केट, ऑयल मार्केट को डिसरप्ट करेगा, रीजनल अलायंसेस को डिसरप्ट करेगा, है ना। द राइवलरी दस रिफ्लेक्ट्स नॉट मियरली अ बायलेटरल डिसरप्ट बट अ कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ आइडियोलॉजी, सिक्योरिटी कंसर्न, प्रॉक्सी वॉर्स, न्यूक्लियर डिप्लोमेसी एंड जियोपॉलिटिकल कॉम्पिटिशन। तो राइवलरी इस समय देखो यहां पर कितना कॉम्प्लेक्स है, आइडियोलॉजिकल भी है। आइडियोलॉजिकल कैसे है, आप लोगों को लग रहा होगा कि पूरे अरब देश जो हैं वो सब साथ हैं, ऐसा नहीं है, वो भी शिया सुन्नी में बटे हुए हैं, है ना। तो शिया कौन है, ये जो ईरानियन है ये शियाज हैं, और बाकी जो सऊदी अरेबिया वगैरह ये सब सुन्नी है। तो इनके बीच का कन्फ्लिक्ट भी है, आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट है। उसके अलावा सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, प्रॉक्सी वॉर है, न्यूक्लियर डिप्लोमेसी है। सिक्योरिटी कंसर्न यूएसए को है, यूएसए से ज़्यादा इजराइल को है कि अगर ईरान ने न्यूक्लियर बम बना लिया, न्यूक्लियर पावर बना ली तो क्या होगा। हालांकि ये वॉर न्यूक्लियर इशू पर नहीं है, ये भी ध्यान रखना, ये सिर्फ न्यूक्लियर इशू पर नहीं है, क्योंकि ईरान ने अभी ये कह दिया था कि हम न्यूक्लियर पावर डेवलप नहीं करेंगे, ठीक है। अभी हम आर्टिकल पे ही रहते हैं, लेट्स डिस्कस द क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग assumptions मोस्ट स्ट्रांगली अंडरलाइज ईरान्स स्ट्रेटेजी एज डिस्क्राइब्ड इन द पैसेज। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं कि पैसेज के अनुसार क्या है, ठीक है। ए, डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन वुड इमीडिएटली डिफीट इजराइल। बी, प्रॉक्सी अलायंसेस रिड्यूस द रिस्क ऑफ कन्वेंशनल वॉरफेयर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग assumption मोस्ट स्ट्रांगली अंडरलाइज ईरान स्ट्रेटेजी। ईरान की स्ट्रेटेजी क्या है, प्रॉक्सी अलायंस रिड्यूस द रिस्क ऑफ कन्वेंशनल वॉर, कन्वेंशनल डायरेक्ट वॉर में इन्वॉल्व ना होके प्रॉक्सी वॉर लड़ता है वो, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है न्यूक्लियर कैपेबिलिटी गारंटीज डिप्लोमेटिक लेजिटिमेसी। ऑप्शन सी भी सही लग सकता है, क्योंकि गलत तो ये भी नहीं है कि न्यूक्लियर कैपेबिलिटी अगर बढ़ेगी तो डिप्लोमेटिक लेजिटिमेसी बढ़ेगी, है ना। इकोनॉमिक सैंक्शंस स्ट्रेंथन डोमेस्टिक पॉलिटिकल कंट्रोल, ये भी बात सही है ना, क्योंकि वो यूएस के अगेंस्ट बातें करके वहाँ के नेता क्या करते हैं, डोमेस्टिकली लोगों को मोबिलाइज करने की कोशिश करते हैं अगेंस्ट यूएस और वेस्ट, है ना। लेकिन यहाँ पर आंसर बी सही है, क्योंकि पैसेज में हमने क्या पढ़ा, पैसेज में हमने पढ़ा कि प्रॉक्सी अलायंसेस रिड्यूस द रिस्क ऑफ कन्वेंशनल वॉरफेयर। कन्वेंशनल वॉरफेयर में ना पढ़ के ईरान का मेन तरीका क्या है, प्रॉक्सी वॉर करना, ठीक है। क्वेश्चन 2 देखते हैं। द पैसेज सजेस्ट दैट द 2018 withdrawal from the nuclear agreement was significant primarily because it
लीगली नलिफाइड ईरान्स न्यूक्लियर ऑब्लिगेशंस, नहीं। एलिमिनेटेड डिप्लोमेटिक चैनल्स परमानेंटली, ये आंसर लग सकता है आपको, है ना। सी, इंटेंसिफाइड एग्जिस्टिंग मिसट्रस्ट एंड इनस्टेबिलिटी। तो आर्टिकल में क्या कह रहा है, गलत बी भी नहीं है और गलत ए भी नहीं है, डी भी देख लेते हैं एक बार, डायरेक्टली ट्रिगर्ड ओपन वॉर, ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन बी, ए, बी, सी, इन तीनों में कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि तीनों ही सही हैं। लेकिन आर्टिकल में क्या कह रहा है, आर्टिकल में ये कह रहा है कि 2018 के बाद, 2018 के बाद जब JCPOA विड्रॉ कर लिया गया तो क्या हुआ, वहां से मिसट्रस्ट और इनस्टेबिलिटी बढ़ी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इफ द राइवलरी एस्केलेट्स फर्दर विच इन्फरेंस इज मोस्ट कंसिस्टेंट विद द ऑथर्स रीजनिंग। यहां पर ऑथर की रीजनिंग आप लोग समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं? ऑथर के दिए हुए पैसेज को आप एनालाइज ठीक से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? आपका थिंकिंग प्रोसेस क्या है? क्वेश्चन उस पर है, क्वेश्चन उस पर नहीं है कि आप लोग कितना याद करके आए। ठीक है ना। इफ द राइवलरी एस्केलेट्स फर्दर विच इन्फरेंस इज मोस्ट कंसिस्टेंट विद द ऑथर्स रीजनिंग। मेजर पावर आर लाइकली टू रिमेन न्यूट्रल, न्यूट्रल तो नहीं रहने वाली, तो ये तो एलिमिनेट हो गया। ऑयल मार्केट फ्लक्चुएशंस कुड इन्फ्लुएंस ग्लोबल डिप्लोमेटिक रिस्पॉन्सेस, ये बात ठीक है। न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन विल इनएविटेबली फॉलो, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन हो, जैसा मैंने आपको बताया कि ईरान के पास अब एक जस्टिफिकेशन आ जाएगा कि मुझे न्यूक्लियर पावर क्यों डेवलप करनी है, क्योंकि मुझे डेटरेंस क्रिएट करना है ताकि मेरे ऊपर कोई फर्दर अटैक ना करे, है ना। तो बात तो ये भी ठीक है, लेकिन जहां पर भी लिखा है इनएविटेबली, जहां पर भी हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं और लिखा है इनएविटेबली, तो वो ऑप्शन अक्सर गलत होता है। तो इनएविटेबली फॉलो करेगा ऐसा नहीं कहा जा सकता। रीजनल अलायंस विल कोलैप्स एंटायरली, कोलैप्स कर सकता है बट एंटायरली कोलैप्स कर जाएगा ऐसा होना मुश्किल है। तो यहां पर क्या, बी आंसर सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट है। ऑयल मार्केट फ्लक्चुएशंस कुड इन्फ्लुएंस, कुड यहां पे क्या कह रहा है, कर सकता है, कुड इन्फ्लुएंस ग्लोबल डिप्लोमेटिक रिस्पॉन्सेस। तो जैसे जैसे ऑयल मार्केट डिसरप्ट होगा, रशिया, वेनेजुएला ऑयल और कहाँ से ऑयल लोग खरीदेंगे या कहाँ से लोग सप्लाई करेंगे, उन सब चीज़ों के ऊपर चीज़ें बदल सकती हैं। ठीक है, तो बी आंसर इसके अंदर सही होगा। द ऑथर्स ट्रीटमेंट ऑफ आइडियोलॉजी एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स सजेस्ट दैट आइडियोलॉजी अलोन एक्सप्लेन्स द कन्फ्लिक्ट, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आइडियोलॉजी ही एकमात्र कारण है वहाँ पे कन्फ्लिक्ट का, नहीं। सिक्योरिटी कंसर्न ओवरराइड आइडियोलॉजिकल मोटिवेशंस, बात सही है, लेकिन ये कन्फ्लिक्ट का कारण नहीं है। द ऑथर्स ट्रीटमेंट ऑफ आइडियोलॉजी एंड सिक्योरिटी कंसर्न सजेस्ट दैट, आइडियोलॉजी और सिक्योरिटी कंसर्न का सजेस्ट करता है, द कन्फ्लिक्ट कैन नॉट बी रिड्यूस्ड टू अ सिंगल एक्सप्लेनेटरी फैक्टर। उसमें लिखा था ना 3-4 फैक्टर लिखे थे, देखो यहां क्या लिखा है, कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ आइडियोलॉजी, सिक्योरिटी कंसर्न, प्रॉक्सी वॉर, न्यूक्लियर डिप्लोमेसी एंड जियोपॉलिटिकल कॉम्पिटिशन। तो इन सब का मिश्रण है। द कन्फ्लिक्ट कैन नॉट बी रिड्यूस टू अ सिंगल एक्सप्लेनेटरी फैक्टर, कोई एक फैक्टर नहीं है। न्यूक्लियर डिप्लोमेसी इज इररेलेवेंट टू रीजनल टेंशंस, ऐसा नहीं है। न्यूक्लियर डिप्लोमेसी बहुत बड़ा फैक्टर है, लेकिन अलोन फैक्टर नहीं है, इट इज नॉट द अलोन फैक्टर। ठीक है, तो कौन सा आंसर सही होगा इसके अंदर? आंसर सी सही होगा। द कन्फ्लिक्ट कैन नॉट बी रिड्यूस टू अ सिंगल एक्सप्लेनेटरी फैक्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट कैप्चर्स द स्ट्रक्चरल प्रोग्रेशन ऑफ पैसेज। पैसेज कैसे लिखा गया है? पैसेज लिखा गया, सबसे पहले आइडियोलॉजिकल ओरिजिन बताया, उसके अंदर वो बताया कि किस तरीके से ईरानियन रिवॉल्यूशन के बाद चीज़ें चेंज हुई, उसके बाद स्ट्रैटेजिक इवोल्यूशन कैसे हुआ, और फिर जियोपॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस उसके क्या हुए, इस तरीके से ग्रो किया। देख लेते हैं। ए कहता है हिस्टोरिकल नैरेटिव था, इमोशनल अपील नहीं था, तो ए इसमें से एलिमिनेट हो गया। ठीक है, किस तरीके से हम आंसर को लेके आएंगे, ए एलिमिनेट हो गया। आइडियोलॉजिकल ओरिजिन यस, फिर उसके बाद स्ट्रैटेजिक इवोल्यूशन, फिर उसके बाद जियोपॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। इकोनॉमिक एनालिसिस हुआ था, मिलिट्री स्ट्रैटेजी बनी थी, लेकिन डिप्लोमेटिक रिजोल्यूशन नहीं हो पाया। ठीक है, तो बी सी गलत है। लीगल आर्ग्यूमेंट, केस स्टडी, जुडिशियल
कंक्लूजन, ऐसा भी आर्टिकल में यानी कि पैसेज में नहीं था। तो बी आंसर वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। और इसमें आप लोगों ने देखा होगा कि न्यूज़ डायरेक्टली नहीं पूछी गई, न्यूज़ का एनालिसिस पूछा गया। तो इसी चीज़ को सीखना है अगर हमें क्लैट 2027 अच्छे से अटेम्प्ट करना है। क्रैक करना ना करना वो आगे की बात है, लेकिन अगर हमें सही में अटेम्प्ट करना है, हम सीरियस एस्पायरेंट हैं, तो हमें इसी तरीके से न्यूज़ को क्या करना पड़ेगा, ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, उसको एनालाइज करना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और आप लोग एनालाइज करते रहिए, न्यूज़पेपर देखते रहिए। हमारा न्यूज़पेपर का एनालिसिस की क्लास भी बहुत जल्दी शुरू होने वाली है यूट्यूब के ऊपर, तो हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लीजिए ताकि कोई भी न्यूज़पेपर का एनालिसिस आपसे मिस ना हो और क्लैट 2027 में आप अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ। थैंक यू वेरी मच।